बोलते हैं श्री 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 108 दुर्गा महोत्सव। अब 108 के बारे में लोग नहीं जानते। 108 वो छोटे छोटे कोटेशन हैं जो जीवन यापन करने के लिए उस प्रभु ने भेजे। अगर आपको लगता है कि भारत के ज्यादातर मुसलमान अरबों या मुगलों के वंशज हैं, तो हो सकता है कि आज की यह वीडियो आपकी पूरी सोच बदल दे, क्योंकि एक सवाल ऐसा है जिसका जवाब शायद इतिहास की किताबों में कभी साफ साफ नहीं बताया गया। आखिर अगर करोड़ों लोग बाहर से आए थे, तो इस धरती के पुराने लोग कहां गए? क्या सच में भारत की पहचान अचानक बदल गई थी, या फिर कहानी कुछ और ही थी? सोचिए, एक ही गांव में रहने वाले दो लोगों की भाषा एक जैसी, खान पान एक जैसा, मिट्टी एक जैसी, लेकिन पहचान अलग क्यों हो गई? और सबसे हैरान करने वाली बात, इतिहासकारों का एक बड़ा वर्ग जिस सच की ओर इशारा करता है, वो सोशल मीडिया पर चलने वाली बहसों से बिल्कुल अलग है। आज की इस वीडियो में हम आपको सिर्फ राजाओं और सल्तनतों की कहानी नहीं दिखाएंगे, बल्कि उस पहचान की परतें खोलेंगे जिन्हें वर्षों तक राजनीति डर और नैरेटिव्स के पीछे छुपाकर रखा गया। और यकीन मानिए, वीडियो के आखिर तक पहुंचते पहुंचते शायद आप इतिहास को पहले जैसी नजर से कभी नहीं देख पाएंगे। चलिए दोस्तों, जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए, ये वीडियो आपको कैसे मिला? क्या आपने इसे खुद सर्च किया था, या ये अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गया और आपने क्लिक कर दिया? सच सच बताइए, क्योंकि हमें भी जानना है कि आखिर YouTube आज हमारे सनातन धर्म की ये आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और हाँ, अगर आप सच में एक सच्चे हिंदू हैं, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि सनातन की शक्ति अभी जिंदा है। तो चलिए, बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। क्या भारत के मुसलमान सच में अरबों के वंशज हैं, या फिर सदियों से हमें इतिहास का सिर्फ एक हिस्सा ही बताया गया है? जरा सोचिए, अगर आज भारत में करोड़ों मुसलमान रहते हैं, तो क्या उन सभी के पूर्वज सच में अरब, तुर्क या मुगल थे? अगर ऐसा है, तो फिर इस धरती पर रहने वाले उनके पुराने इतिहास का क्या हुआ? और अगर ऐसा नहीं है, तो आखिर भारत के मुसलमानों के असली पूर्वज कौन थे? ये सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं है, ये पहचान का सवाल है। एक ऐसा सवाल जिसने वर्षों से लोगों को दो हिस्सों में बांट रखा है। कुछ लोग खुद को मुगलों से जोड़ते हैं, कुछ अरबों से, और कुछ इस पूरे विषय पर बात तक नहीं करना चाहते। लेकिन जब हमने इतिहास के पन्ने पलटे, पुराने दस्तावेज़ देखे, सल्तनतों और साम्राज्यों की सच्चाई को समझने की कोशिश की, तो कहानी बिल्कुल अलग निकली। एक ऐसी कहानी जो शायद आपको स्कूल की किताबों में कभी नहीं पढ़ाई गई। और यही सच आज आपको हैरान भी कर सकता है और सोचने पर मजबूर भी। इस कहानी को समझने के लिए हमें उस भारत में लौटना होगा जब यहाँ इस्लाम आया भी नहीं था। उस समय भारत की पहचान बिल्कुल अलग थी। ये भूमि मंदिरों की घंटियों, बौद्ध विहारों की शांति और जैन धर्म की तपस्या से भरी हुई थी। उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक भारत में मुख्य रूप से हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के लोग ही रहते थे। गांवों में लोग अपने रीति रिवाजों के साथ जीवन बिताते थे। राजाओं के अलग अलग राज्य थे। संस्कृत, प्राकृत और क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती थीं, और समाज अपनी परंपराओं के अनुसार चलता था। उस समय किसी ने शायद यह कल्पना भी नहीं की होगी कि आने वाली सदियों में इस धरती की पहचान, राजनीति और इतिहास सब बदलने वाले हैं। भारत उस दौर में सिर्फ एक जमीन नहीं था, बल्कि एक सभ्यता था। एक ऐसी सभ्यता जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी थीं। लेकिन फिर 7वीं शताब्दी के बाद दुनिया में एक नया धर्म उभरा, इस्लाम। और धीरे धीरे उसकी आहट भारत की सीमाओं तक पहुंचने लगी। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सिर्फ एक नए धर्म का आगमन नहीं, बल्कि इतिहास के सबसे बड़े बदलावों में से एक की शुरुआत थी। फिर आया वर्ष 712, एक ऐसा साल जिसने भारतीय इतिहास की दिशा बदल दी। अरब से एक युवा सेनापति मोहम्मद बिन कासिम अपनी सेना के साथ सिंध की ओर बढ़ा। उस समय सिंध संयुक्त भारत का हिस्सा था, जो आज पाकिस्तान में है। राजा दाहिर वहां शासन करते थे, लेकिन कुछ ही समय में युद्ध हुआ और सिंध पर अरबों का कब्जा हो गया। यहीं से पहली बार भारतीय भूमि पर इस्लामी शासन की औपचारिक एंट्री हुई। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये दो अलग सभ्यताओं, दो अलग संस्कृतियों और दो अलग राजनीतिक व्यवस्थाओं का सामना था। धीरे धीरे अरब व्यापारियों, सूफियों और शासकों का प्रभाव बढ़ने लगा। कुछ लोग व्यापार के जरिए आए, कुछ धर्म प्रचार के लिए, और कुछ सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से। लेकिन उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि आने वाली सदियों में यही छोटी सी शुरुआत पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की पहचान बदल देगी। क्योंकि सिंध की इस पहली एंट्री के बाद भारत में एक के बाद एक ऐसे मुस्लिम शासक आने वाले थे जिन्होंने इतिहास की पूरी धारा बदल दी। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। सिंध पर कब्जे के बाद कई सदियों तक भारत में संघर्ष, छोटे छोटे आक्रमण और सत्ता की लड़ाइयां चलती रहीं। लेकिन फिर आया वह दौर जिसने भारत की राजनीति और पहचान को हमेशा के लिए बदल दिया।
12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी ने भारत पर हमला किया। तराइन की लड़ाई के बाद उत्तर भारत की सत्ता धीरे धीरे उसके हाथों में आने लगी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि गौरी खुद भारत में ज्यादा समय नहीं रहा। उसके अफगानिस्तान लौटने के बाद उसका सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली की गद्दी पर बैठा और यहीं से शुरू हुई दिल्ली सल्तनत। एक शासक गया, दूसरा आया, लेकिन हर नए शासन के साथ भारत बदलता गया। फिर आया खिलजी वंश। अलाउद्दीन खिलजी सिर्फ एक शासक नहीं था, बल्कि महत्वाकांक्षा का दूसरा नाम था। उसने अपने साम्राज्य को इतना फैलाया कि पूरे भारत में उसकी शक्ति की चर्चा होने लगी। इसके बाद तुगलक वंश आया। मोहम्मद बिन तुगलक अपने अजीब फैसलों और महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए जाना गया। राजधानी बदलने से लेकर नई मुद्रा चलाने तक उसके फैसलों ने लोगों की जिंदगी पर गहरा असर डाला। फिर समय बदला और लोदी वंश सत्ता में आया। अफगानिस्तान से आए लोदी शासकों ने दिल्ली पर राज किया, लेकिन तब तक भारत सिर्फ राजाओं का नहीं बल्कि बदलती संस्कृतियों और पहचान का भी केंद्र बन चुका था। और फिर इतिहास के मंच पर एक नया नाम आने वाला था, मुगल। फिर आया वर्ष 1526 और इसी के साथ भारत के इतिहास में शुरू हुआ वह अध्याय जिसका असर आज भी राजनीति, समाज और पहचान की बहसों में दिखाई देता है। मुगल साम्राज्य। मध्य एशिया से आया एक शासक बाबर। कहा जाता है कि उसका संबंध तैमूर लंग की वंश परंपरा से था। पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद बाबर ने भारत में मुगल शासन की नींव रखी। इसके बाद एक के बाद एक ऐसे नाम आए जिन्हें आज भी भारत का बच्चा बच्चा जानता है। हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, अकबर जिसने साम्राज्य को मजबूत किया, जहांगीर जिसके द्वार में कला और संस्कृति फली फूली, शाहजहां जिसके नाम से आज भी ताजमहल जुड़ा हुआ है। लेकिन फिर आया एक ऐसा नाम जो आज भी सबसे ज्यादा बहस पैदा करता है, औरंगजेब। कुछ लोगों के लिए वह एक शक्तिशाली शासक था, तो कुछ लोगों के लिए वह विवादों और धार्मिक कट्टरता का प्रतीक। आज भी उसका नाम आते ही सोशल मीडिया से लेकर राजनीति तक बहस शुरू हो जाती है। धीरे धीरे मुगलों का प्रभाव सिर्फ सत्ता तक सीमित नहीं रहा। भाषा बदली, संस्कृति बदली, खान पान बदला और पहचान की नई परतें बनने लगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था, क्या आज के भारतीय मुसलमान सच में इन्हीं शासकों के वंशज हैं? अब यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी बहस। एक ऐसा सवाल जो इतिहास से ज्यादा पहचान से जुड़ा हुआ है। क्या आज भारत में रहने वाले करोड़ों मुसलमान सच में अरबों, तुर्कों, अफगानों या मुगलों के वंशज हैं? क्या इतने बड़े स्तर पर बाहर से लोग भारत आए थे, या फिर कहानी कुछ और है? इतिहासकारों का एक बड़ा वर्ग मानता है कि भारत के अधिकांश मुसलमानों की जड़ें इसी मिट्टी से जुड़ी हुई हैं, यानी उनके पूर्वज कभी इसी देश के स्थानीय समुदायों का हिस्सा थे जिन्होंने अलग अलग समय में इस्लाम स्वीकार किया। कहीं सूफी संतों का प्रभाव था, कहीं सामाजिक परिस्थितियां, कहीं सत्ता और राजनीति का असर, और कहीं लोगों ने अपनी इच्छा से नया धर्म अपनाया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि धर्म बदलने से जरूरी नहीं कि इंसान की नस्ल, भाषा, संस्कृति या जड़ें भी बदल जाएं। जरा सोचिए, अगर किसी व्यक्ति का धर्म बदल जाए तो क्या उसके पूर्वज भी बदल जाते हैं? क्या उसका इतिहास अचानक किसी दूसरे देश से जुड़ जाता है? यही वह सवाल है जहां पूरी बहस और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि शायद पहचान सिर्फ धर्म से तय नहीं होती, बल्कि उस मिट्टी से भी होती है जहां से आपके पूर्वज जुड़े होते हैं। आज अगर आप भारत के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले मुसलमानों को देखें तो एक दिलचस्प बात सामने आती है। उनकी भाषा, उनका खान पान, उनके रीति रिवाज और यहाँ तक कि उनकी बोलचाल भी उसी मिट्टी से जुड़ी दिखाई देती है जहां वे रहते हैं। कश्मीर का मुसलमान कश्मीरी संस्कृति से जुड़ा है, केरल का मुसलमान मलयाली परंपराओं से, बंगाल का मुसलमान बंगाली संस्कृति से, और उत्तर प्रदेश या बिहार का मुसलमान उसी स्थानीय समाज की छाप अपने अंदर लिए हुए है। यानी धर्म अलग हो सकता है, लेकिन सांस्कृतिक जड़ें अब भी भारतीय ही दिखाई देती हैं। यही वजह है कि कई लोग कहते हैं नाम बदल सकते हैं लेकिन जड़ें नहीं। सोचिए, अगर किसी परिवार के पूर्वज सदियों से इसी धरती पर रहे हों, उनकी भाषा, पहनावा, खान पान और परंपराएं सब भारतीय हों, तो क्या सिर्फ धर्म बदल जाने से उनकी पूरी पहचान बदल जाती है? शायद नहीं। और यही बात इस बहस को और भी गहरा बना देती है, क्योंकि यहाँ सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं, बिलोंगिंग का है। उस एहसास का जो इंसान को अपनी मिट्टी, अपनी संस्कृति और अपने पूर्वजों से जोड़ता है। लेकिन इतिहास सिर्फ किताबों में लिखी तारीखों का नाम नहीं होता। इतिहास नैरेटिव्स बनाता है, लोगों की सोच बनाता है, पहचान बनाता है। सदियों से सत्ता बदलती रही और हर सत्ता ने इतिहास को अपने नजरिए से दिखाने की कोशिश की। कुछ बातें उभारी गईं, कुछ दबा दी गईं। स्कूलों में हमें शासकों के नाम तो पढ़ाए गए, लेकिन आम लोगों की जड़ों पर बहुत कम चर्चा हुई। धीरे धीरे लोगों ने भी वही मानना शुरू कर दिया।
जो बार बार बताया गया। किसी ने खुद को मुगलों से जोड़ लिया, किसी ने अरबों से, और किसी ने अपनी स्थानीय पहचान को पीछे छोड़ दिया। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं। लोग इतिहास को नए नजरिए से देखना चाहते हैं। वे जानना चाहते हैं कि सच क्या है और नैरेटिव क्या है। क्योंकि जब पहचान की बात आती है तो सिर्फ राजनीति नहीं चलती, भावनाएं भी जुड़ जाती हैं। और शायद इसी वजह से यह बहस आज इतनी बड़ी बन चुकी है, क्योंकि यहाँ मामला सिर्फ अतीत का नहीं, वर्तमान और भविष्य का भी है। शायद इस सवाल का जवाब हर व्यक्ति अलग तरीके से देगा। कुछ लोग खुद को मुगलों से जोड़ेंगे, कुछ अरबों से, और कुछ इस मिट्टी से जहां उनके पूर्वज सदियों से रहते आए हैं। लेकिन एक बात साफ है, इतिहास को समझना जरूरी है, क्योंकि जब इंसान अपने अतीत को समझता है तभी वह अपनी असली पहचान को भी समझ पाता है। धर्म अलग हो सकते हैं, भाषाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन इस देश की मिट्टी ने हम सभी के इतिहास को किसी न किसी रूप में जोड़ रखा है। और शायद यही भारत की सबसे बड़ी सच्चाई भी है। इसलिए जरूरी है कि इतिहास को सिर्फ बहस या राजनीति की नजर से न देखा जाए, बल्कि समझने की कोशिश की जाए, सवाल पूछे जाए, तथ्यों को जाना जाए, और फिर खुद तय किया जाए कि सच क्या है। अगर आपको यह विश्लेषण सोचने पर मजबूर करता है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, इतिहास हमारी पहचान में छिपा होता है। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।